पाकिस्तान से नशा लगातार पंजाब आ रहा है। खासकर हेरोइन की बात की जाए तो बड़ी बड़ी खेप पकड़ी जाती हैं, कभी किसी सरहद से तो कभी किसी सरहद से। खासकर अमृतसर व फिरोजपुर में हेरोइन की बड़ी खेप बरामद होती है और इसके साथ ही सवाल खड़े होते हैं वहाँ की सुरक्षा एजेंसियों पर, जो सुरक्षा फोर्सेस हैं उनके ऊपर, कि इस प्रकार कैसे लोग बिल्कुल सरहद के पास पहुंच जाते हैं और ये हथियार से लेकर ड्रग्स तक सप्लाई किए जाते हैं। ड्रोन भी उड़ते दिखाई देते हैं जिनको रोकने की, भगाने की कोशिश की जाती है तो उनके ऊपर जवाबी हमला भी किया जाता है। गुजरात में एक पाकिस्तानी नाव पकड़ी गई है। इस नाव में 40 किलोग्राम हेरोइन थी जिसकी कुल मिलाकर कीमत 200 करोड़ रुपए बनती है और इसके तार पंजाब के साथ जुड़ गए हैं। और वो भी हैरानी वाली बात है कि जुड़े भी हैं जेल के साथ। कपूरथला की जेल में कोई नाइजीरियन व्यक्ति बंद बताया जाता है, उसने कहते हैं कि ये खेप मंगवाई थी, लेकिन खेप पंजाब पहुंचने से पहले ही गुजरात में बंदरगाह के ऊपर पकड़ी गई। जो दावे किए जाते हैं कि पंजाब की जेलों में जैमर लगे हुए हैं जिसके चलते मोबाइल फ़ोन नहीं पहुंच सकता, लेकिन मोबाइल फ़ोन बरामद होते हैं, उन्हीं से ही बाहर राब्ता कायम होता है। और बड़े सवाल वहाँ की सुरक्षा के ऊपर भी उठते हैं कि पुलिसकर्मी खुद मोबाइल फ़ोन पहुँचाते हैं या फिर उनसे पैसे लिए जाते हैं। कैदियों से मोबाइल फ़ोन देने के बड़े सवाल हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज़ का देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न खबरों व मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी व अहम खबर पंजाब की सियासत के साथ जुड़ी हुई है। पंजाब की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। बदलाव इस प्रकार हुआ कि पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने भाजपा के ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि भाजपा कि कुछ लोग हमारे नेताओं को, हमारे विधायकों को फ़ोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमारे दल में आ जाओ, यानी कि भाजपा में आ जाओ, हम आपको 25-25 करोड़ रुपया देंगे। तो इसी के चलते वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा अपने उन विधायकों को लेकर पंजाब के डीजीपी के पास पहुंचे और एक जो उनको सामने किया और दूसरी ओर रिकॉर्डिंग्स भी उनके सामने पेश की, जिसके चलते हुए अब मोहाली थाने में केस दर्ज हो चुका है और इसकी जांच भी विजिलेंस करेगी। विजिलेंस को इसकी जांच सौंप दी गई है। आपको बता दें कि एक विधायक ने तो यह भी इल्ज़ाम लगाए हैं कि उसको अंजाम देखने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि मिशन लोटस के तहत भाजपा खरीदारी करना चाहती है, विधायकों को खरीदना चाहती है, पंजाब की सरकार को गिराना चाहती है, जिसके चलते 11 विधायकों को फ़ोन कॉल्स आई हैं। उन्हें बताया गया है कि आप हमारे पास आएंगे तो आपको हम 25-25 करोड़ देंगे, आप आम आदमी पार्टी को छोड़ दें। तो इसी के चलते विधायकों के नाम इस प्रकार हैं: शीतल अंगुराल, दिनेश चड्ढा, रमन अरोड़ा, इसके अलावा बुद्धराम, कुलवंत सिंह पंडोरी, नरेंद्र बराज, रजनीश दहिया, मंजीत बिलासपुर, रुपिंदर हैप्पी व लाभ सिंह उगोके व जय किशन सिंह रोड़ी, जिनका दारोमदार है, जिनके ऊपर डिप्टी विधानसभा स्पीकर का भी, तो उनको भी ये कॉल्स आई हैं, उनको भी खरीदने की कोशिश की गई है। और साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो केजरीवाल ने विधायकों को दिल्ली बुलाया है। कल यानी वीरवार को उनकी मीटिंग होगी। उस मीटिंग में इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और साथ ही पुलिस केस दर्ज हो चुका है। विजिलेंस की जाँच अब किस ओर जाती है देखना होगा। आपको बता दें कि गोवा में भी काफ़ी जो विधायक हैं, 7-8 विधायक कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इससे पहले महाराष्ट्र में भी सरकार गिर चुकी है। तो इस प्रकार अब पंजाब में भी यही कहा जा रहा था कि पंजाब में सरकार गिर सकती है, लेकिन बड़े सवाल यह है कि 92 विधायक हैं विधानसभा में पंजाब में। अगर 11 भी खरीदे जाते हैं, 10 भी खरीदे जाते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 92 विधायक हैं, बहुमत आम आदमी पार्टी के पास है। अब जांच होगी, विजिलेंस की जांच में पता चलेगा कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, और जो रिकॉर्डिंग्स, जो फ़ोन कॉल्स आई हैं उनकी कितनी सच्चाई है, कितना का दावा वह सही होता है, देखने वाला समय बताएगा। आपको बता दें कि दिल्ली में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। मनीष सिसोदिया व अन्य नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार को गिराने की कोशिशें जारी हैं। दिल्ली सरकार को भाजपा जो है हिलाना चाहती है। इसी के चलते दिल्ली के विधायकों को भी ऑफर दी जा रही है
और साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इतने पैसे भाजपा के पास आते कहां से हैं जो डायरेक्ट इतनी बड़ी ऑफर देते हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। और इसके ऊपर सियासत भी पूरी तरह से गर्मा चुकी है। जितने भी बड़े दिग्गज नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो भाजपा के हैं या फिर श्रोमणी अकाली दल के, वह पूरी तरह से अपनी बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल का इस मामले में कहना है कि जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वे बिकाऊ हैं, उनको खरीदा जा सकता है, सभी बिक सकते हैं। इसी के चलते राजा वड़िंग हैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उनका कहना है कि जिसने विधायक खरीदने की कोशिश की है उसे जेल भेजो। और साथ ही नौटंकी और मिमिक्री की राजनीति कर रही आप सीबीआई जांच हो। यह तरुण चुग हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है। और इसके अलावा अश्विनी शर्मा जो पंजाब भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि आरोप भ्रामक हैं और 6 महीने में ही आम आदमी पार्टी के नेताओं के चेहरे से नकाब उतर चुका है। यानी कि कुल मिलाकर सियासत भी इस मामले के ऊपर पूरी तरह से गर्मा चुकी है। अब देखना होगा कि विजिलेंस किस प्रकार की जांच करती है, क्योंकि मामला दर्ज हो चुका है। पाकिस्तान से नशा लगातार पंजाब आ रहा है। खासकर हेरोइन की बात की जाए तो बड़ी बड़ी खेप पकड़ी जाती हैं, कभी किसी सरहद से तो कभी किसी सरहद से। खासकर अमृतसर व फिरोजपुर में हेरोइन की बड़ी खेप बरामद होती है। और इसके साथ ही सवाल खड़े होते हैं वहाँ की सुरक्षा एजेंसियों पर, जो सुरक्षा फोर्सेस हैं उनके ऊपर, किस प्रकार कैसे लोग बिल्कुल सरहद के पास पहुंच जाते हैं और ये हथियार से लेकर ड्रग्स तक सप्लाई किए जाते हैं। ड्रोन भी उड़ते दिखाई देते हैं जिनको रोकने की, भगाने की कोशिश की जाती है तो उनके ऊपर जवाबी हमला भी किया जाता है। तो इसी के चलते अब गुजरात में एक पाकिस्तानी नाव पकड़ी गई है। इस नाव में 40 किलोग्राम हेरोइन थी, जिसकी कुल मिलाकर कीमत 200 करोड़ रुपए बनती है। और इसके तार पंजाब के साथ जुड़ गए हैं और वो भी हैरानी वाली बात है कि जुड़े भी हैं जेल के साथ। कपूरथला की जेल में कोई नाइजीरियन व्यक्ति बंद बताया जाता है, उसने कहते हैं कि ये खेप मंगवाई थी, लेकिन खेप पंजाब पहुंचने से पहले ही गुजरात में बंदरगाह के ऊपर पकड़ी गई। जब भारतीय तटरक्षकों ने भारतीय जल में आती हुई नाव को देखा तो उसे काबू किया, जिससे 40 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। इससे पहले भी गुजरात की जो बंदरगाह है उसके ऊपर बड़ी मात्रा में हेरोइन बरामद की गई थी, जिसके बाद कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, मामला ठंडा हो गया। लेकिन अब पंजाब के साथ 20 के तार जुड़ चुके हैं, कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। और आपको बता दें कि पटियाला से कपूरथला की जेल में एक नाइजीरियन को शिफ्ट किया गया था, जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगे हैं कि उसी ने ही 200 करोड़ रुपए की एक खेप पाकिस्तान से मंगवाई है। आपको बता दें कि 50 किलोमीटर तक बीएसएफ का दायरा बढ़ाया गया है। खासकर पंजाब में, पंजाब की सरहदों पर बीएसएफ तैनात है। जितनी भी सरहदें हैं पाकिस्तान के साथ लगती हैं उन पर बीएसएफ तैनात है और उसका दायरा 50 किलोमीटर तक किया गया था। लेकिन फिर भी ऐसी हरकतों से पाकिस्तान बाज नहीं आता। अब देखना होगा कि इस खेप को कहां पहुंचाना था, किस प्रकार पहुंचाना था, कौन इसमें सोर्स थे, सबके बारे में जांच की जाएगी। लेकिन अगर जेल में बैठे नाइजीरियन व्यक्ति की ओर से यह खेप मंगवाई गई है तो उसके ऊपर काफ़ी बड़े सवाल खड़े होते हैं कि उसने ये खेप मंगवाई कैसे। और जो दावे किए जाते हैं कि पंजाब की जेलों में जैमर लगे हुए हैं, जिसके चलते मोबाइल फ़ोन नहीं पहुंच सकता, लेकिन मोबाइल फ़ोन बरामद होते हैं, उन्हीं से ही बाहर राब्ता कायम होता है। और बड़े सवाल वहाँ की सुरक्षा के ऊपर भी उठते हैं कि पुलिसकर्मी खुद मोबाइल फ़ोन पहुंचाते हैं या फिर उनसे पैसे लिए जाते हैं। कैदियों से मोबाइल फ़ोन देने के बड़े सवाल हैं, जिनका जो है शमन होना चाहिए, जिनका पता सच है, जो लगना चाहिए कि किस प्रकार से जेलों के अंदर मोबाइल व नशा पहुंचता है। और कुछ दिन पहले ही जब जेल के कैदियों की रिपोर्ट्स करवाई गई थी, उनका डोप टेस्ट करवाया गया था, तो काफ़ी फीसदी कैदी नशे के आदी पाए गए थे। और तब भी बड़े सवाल खड़े हुए थे कि जेलों में बंद कैदियों तक नशा पहुंचाता कौन है। और कई पुलिस अधिकारी व कर्मचारी भी इस मामले में सस्पेंड हो चुके हैं। कईयों को हिरासत में लिया गया है जो नशा सप्लाई करने का काम करते थे। अब देखना होगा कि इस 40 किलोग्राम हेरोइन के पीछे किसका हाथ है, पाकिस्तान से किसने भेजी और किस तरह ये भारत पहुंची। पंजाब में BMW का एक यूनिट लगना है, जिसको लेकर सियासत तेज हो चुकी है। लगना या नहीं लगना बाद की बात है, लेकिन सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। कारण यह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जर्मनी के दौरे पर हैं और जर्मनी में उन्होंने ऐलान किया था कि BMW के साथ सहमति बन चुकी है, जिसके चलते भारत में खासकर पंजाब में एक ऐसा यूनिट लगाया जाएगा जहाँ पर BMW के पार्ट्स बनेंगे। तो इसी के चलते जो अब
भारत की इकाई है BMW की। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई भी सहमति नहीं बनी है, हम पंजाब में कोई भी प्लांट नहीं लगाने जा रहे हैं। जिसके बाद सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। कांग्रेस के नेता सुखपाल सिंह खैरा से लेकर बड़े दिग्गज नेताओं ने इसके ऊपर ट्वीट किए हैं और तंज कसे हैं पंजाब सरकार के ऊपर कि पंजाब सरकार अनजान सरकार है, इसके चलते बिना सोचे समझे ये फैसले ले रही है। प्रगट सिंह हैं जो पूर्व मंत्री भी हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है। इसके अलावा भाजपा के मनजिंदर सिंह सिरसा, श्रोमणी अकाली दल के डॉक्टर दलजीत सिंह ने भी इसके ऊपर तंज कसा है। और बिक्रम सिंह मजीठिया जो कुछ दिन पहले जेल में बंद थे, ड्रग्स मामले का सामना कर रहे थे, वो भी अब जेल से बाहर हैं, तो उन्होंने भी भगवंत मान के ऊपर, आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर तंज कसे हैं कि बिना सोचे समझे किस प्रकार ऐलान कर दिया गया कि BMW पंजाब में भी अपना यूनिट शुरू करने वाली है। और इसी के चलते पंजाब सरकार ने अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से मीटिंग हुई है, मुलाकात हुई है, वो जर्मनी में हुई है और जर्मनी में सहमति बनी है। इसका भारत की इकाई के साथ कोई लेन देन नहीं है। भारत की जो BMW बनाने वाली या उसके पार्ट्स बनाने वाली भारतीय इकाई है, उससे कोई भी ऐसा समझौता नहीं हुआ है। और प्लांट लगाने की बात BMW के मुख्यालय में हुई है, ना कि भारतीय यूनिट में। अब देखना होगा कि भारतीय लोग हैं जिनको उम्मीद है, खासकर पंजाब के लोगों को, कि यहाँ पर BMW का यूनिट लगेगा जिसमें उसके पार्ट्स बनाए जाएंगे, लोगों को, युवाओं को रोज़गार मिलेगा, वो प्लांट लगता है या नहीं। और वापस आने पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान क्या खुशखबरी लेकर आते हैं। क्या सच में BMW ने ऐसी सहमति जताई थी? ये जांच के बाद पता चलेगा। जांच के बाद मतलब कि जब वो यहाँ पहुँचेंगे और ख़ुद अपना बयान जारी करेंगे कि किन हालातों में उनकी वहाँ पर मीटिंग हुई थी, कैसे वहाँ पर समझौते हुए थे, समझौते या सहमति किस प्रकार से बनी थी। हिमाचल प्रदेश जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि वहाँ पर जो खेल होते हैं वो फिर से शुरू होने जा रहे हैं। बरसात के कारण इन खेलों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था, बंद कर दिया गया था 2 महीने के लिए, और इसी के चलते अब पैराग्लाइडिंग व रिवर राफ्टिंग शुरू होने जा रही है। आज अंतिम दिन था प्रतिबंध का, कल से ये दोनों खेल शुरू हो जाएंगे। हालांकि रिवर राफ्टिंग के लिए कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं पहुँची है, कोई भी आदेश जारी नहीं हुए हैं, तो इसके चलते उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बरसात अभी भी लगातार जारी है और 2-3 दिनों का और भी अल्टीमेटम दिया गया है कि 2-3 दिनों में, आने वाले दिनों में भारी बरसात होगी हिमाचल प्रदेश में और 15 दिनों तक मानसून भी एक्टिव रहेगा। इसी के चलते पैराग्लाइडिंग की जाती है, जो उच्च क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश के, जैसे सोलन में भी है, इसके अलावा धर्मशाला में बीड़ बिलिंग है, इसके साथ ही इंद्रुनाग है, वहाँ पर ऐसी पैराग्लाइडिंग की जो है कार्रवाइयाँ की जाती हैं। रिवर राफ्टिंग ब्यास नदी में होती है, जहाँ पर लोग पानी के साथ अटकेलियाँ करते हैं। तो अब इसके ऊपर जो प्रतिबंध लगाया गया था वो बरसात के मौसम के कारण लगाया गया था। 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक ये प्रतिबंध था। 15 सितंबर का दिन आज है और कल से राफ्टिंग दोबारा शुरू होगी और साथ ही पैराग्लाइडिंग भी शुरू हो जाएगी। पैराग्लाइडिंग के चलते प्रति व्यक्ति 1500 रुपये चार्ज किए जाते हैं और जो प्रशिक्षित और लाइसेंस धारक पायलट होते हैं जो पैराग्लाइडिंग करवाते हैं, उन्हीं को ही अनुमति दी गई है कि वही लोग पैराग्लाइडिंग करवा सकते हैं, जिसके लिए उनको जो आधुनिक ढंग से सुसज्जित सामान होता है वो भी साथ रखना होगा। और एक बार में एक ही पर्यटक पैराग्लाइडिंग कर सकता है और एक उसको करवाने वाला वो है। और अब बरसात भी वहाँ पर लगातार जारी है और बरसात के कारण ही इन दोनों खेलों के ऊपर रोक लगाई गई थी। अब देखना होगा कि किन हालातों में ये खेल शुरू होते हैं, क्योंकि अभी भी हिमाचल प्रदेश में बादल छाए हुए हैं। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की हादसे में मृत्यु हुई थी, तो इसी के चलते काफ़ी बड़े सवाल खड़े हुए थे जिस कार में वह जा रहे थे उसकी सेफ्टी को लेकर। और अब हांगकांग की टीम भारत पहुंची है, जो पूरी तरह से मर्सिडीज बेंज जिसमें साइरस मिस्त्री व उनके साथी सवार थे उसकी जांच होगी कि क्या कारण रहे कि साइरस मिस्त्री की जान गई, किस प्रकार ये हादसा हुआ। और हादसा इस प्रकार हुआ था जिसके बाद पिछली सीट बेल्ट लगाने को लेकर भी सवाल खड़े हुए थे। कुछ कंपनियां फ्रंट के लिए तो सायरन देती हैं, जो अलार्म सिस्टम होता है वो होता है, लेकिन पिछली सीट बेल्ट के लिए नहीं होता और कुछ गाड़ियों में पिछली सीट बेल्ट आती भी नहीं है। तो इसके चलते उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए थे जो कार कंपनियों के ऊपर, सरकार ने भी। और नितिन गडकरी हैं जो हमारे मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा था कि पिछली सीट भी अब लाजमी कर दी जाएगी, सीट बेल्ट लगाना लाजमी होगा। और
उन्होंने कंपनियों को कहा था कि जो अगली वर्तमान समय में कारें बनेंगी उनमें पिछली सीट बेल्ट के लिए अलार्म की भी योजना बनाई जाए ताकि हादसे ना हो। आपको बता दें कि इस हादसे के दौरान जो अगली सीट के ऊपर बैठे थे वो एयरबैग खुलने के कारण बच गए थे, लेकिन पिछली सीट के ऊपर साइरन मिस्त्री व उनके मित्र बैठे थे जिनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसा काफ़ी भयंकर था और ये 4 सितंबर को हादसा हुआ था। मुंबई अहमदाबाद हाईवे के ऊपर एकदम डिवाइडर से कार टकराई थी, जिसके बाद 2 लोगों की मौत हुई थी, 2 लोग घायल हुए थे जिनका उपचार किया जा रहा है। और आपको बता दें कि सेफ्टी को लेकर सवाल खड़े हुए थे और अब हांगकांग की टीम इस पूरी सेफ्टी को लेकर पूरी जांच करेगी। उसके जो पार्ट्स हैं उनको भी बाहर भेजा जा सकता है, जांच करवाई जा सकती है। और जो प्रथम जांच हुई थी उसमें 3 अलग अलग रिपोर्ट्स आई थी, जिसमें पालघर पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट थी। उन्होंने कहा था कि कार बेहद तेज़ स्पीड पर थी और पुल पर ड्राइवर से जजमेंट नहीं हुई, जिसके चलते वह डिवाइडर से टकरा गई। और इसके अलावा जो नेक्स्ट रिपोर्ट थी वो थी फोरेंसिक टीम की, जो IIT खड़गपुर से आई थी। उन्होंने कहा था कि कार के सेफ्टी सिस्टम ठीक काम कर रहे थे, हाईवे पर पुल के डिज़ाइन में खामी थी, जिसके चलते वह कार एकदम से डिवाइडर के साथ टकरा गई। और तीसरी रिपोर्ट के मुताबिक कार पुल पर तय स्पीड से आई, कई गुना तेज़ आई थी और हादसे से 5 सेकंड पहले ब्रेक लगाए गए थे। यह रिपोर्ट थी मर्सिडीज बेंज की, जिन्होंने प्रथम जांच की थी। अब देखना होगा कि असल में इस रिपोर्ट में और क्या आता है, किस प्रकार से जांच की जाती है, हांगकांग की टीम क्या तथ्य निकाल कर सामने लाती है। लेकिन बड़े सवाल गाड़ियों में सुरक्षा यंत्रों को लेकर खड़े हुए थे और पूरे देश भर में अब सीट बेल्ट को लाजमी कर दिया गया है। भारी भरकम चालान किए जा रहे हैं। प्रथम सीट के ऊपर जो बैठता है उसके लिए सीट बेल्ट ज़रूरी है, साथ ही उसके बाजू वाली जो सीट है उसके ऊपर भी सीट बेल्ट पहले से ज़रूरी है। अब पिछली सीटों के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है कि आने वाले समय में पिछली सीट के लिए भी बेल्ट ज़रूरी कर दी जाएगी, नहीं तो आपको खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। खुलासा न्यूज़ का में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी धर्मेंद्र संधू को दे इजाज़त। धन्यवाद।